गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे, UIS एकेडमी कोरबा से। जियोग्राफी की हमारी क्लास चल रही है जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने किस पे चर्चा किया था? अरब सागर पर। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती हैं जिसमें से एक कौन सा होता है? अरब सागर शाखा, और एक कौन सा होता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। ऑलरेडी ये चीजें आपको मैं बता चुकी हूँ। पहला कल कौन सा देखे थे हम? अरब सागर शाखा हमने क्लियर किया था। आज अपने को देखना है बंगाल की खाड़ी शाखा के बारे में। क्लियर है? अब समझेंगे अरब सागर शाखा के बारे में। हमने क्या देखा था कि जो अरब सागर शाखा है किधर से जा रही है? वो अरब सागर शाखा जो है कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही थी, जो कि सीधे पश्चिमी घाट पर वर्षा कर रही थी। ये हमने देखा था। पश्चिमी घाट पर वर्षा करते करते वो गुजरात के मांडा और गिर की पहाड़ी पर वर्षा करती है, जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो राजस्थान में पहुँचती है, और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी का जो गुरु शिखर चोटी है उससे टकराकर गुरु शिखर वाले क्षेत्र पर वर्षा करती है। गुरु शिखर वाले क्षेत्र मतलब जो हमारा माउंट आबू वाला क्षेत्र है, वहां पर बारिश कर देता है। अरब सागर के बारे में ही बता रही हूँ मैं आपको, जो आपको मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी थी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट व्यू देख लेंगे उसका। अरब सागर शाखा सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। उसके बाद फिर यहाँ पश्चिमी घाट से टकराने के बाद वो क्रमशः आगे बढ़ते जाती हैं। आगे बढ़ते बढ़ते पश्चिमी घाट पर तो उसने पूरा वर्षा कर लिया। उसके बाद फिर जब वो गुजरात पहुँचती है तो यहाँ पर गिर और मांडव की पहाड़ी है। गिर और मांडव की पहाड़ी मतलब सौराष्ट्र वाला क्षेत्र। गिर और मांडव की पहाड़ी से टकराकर यह जो शाखा है वो इस वाले क्षेत्र पर बारिश कर देती है। ये सौराष्ट्र का क्षेत्र कहलाता है। वैसे तो जो गुजरात है वो एक सूखा प्रदेश कहलाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गिर और मांडव की पहाड़ी से टकरा करके यह जो शाखा है वो गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र पर बारिश कर देती है, इसलिए सिर्फ ये वाला जो क्षेत्र है वो हरा भरा रहता है। उसके बाद बाकी क्षेत्र पर वर्षा नहीं होती है। इसके बाद फिर यह जो शाखा है वो आगे बढ़ने पर कहाँ पहुंचती है? राजस्थान वाले क्षेत्र पे पहुंचती है। राजस्थान में जो विशाल पर्वत श्रेणी है उसको क्या कहा जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर की चोटी। तो उस चोटी से यह जो शाखा है वो जाकर के टकरा जाती है। गुरु शिखर चोटी से जब ये शाखा टकरा जाती है तो वहां खूब मात्रा में बारिश हो जाती है। गुरु शिखर चोटी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अरावली पर्वत पर माउंट आबू में स्थित है। ठीक, इसलिए जब वो गुरु शिखर से टकराती है तब वो माउंट आबू में ही बारिश करती है, लेकिन अरावली पर्वत पर वर्षा नहीं करती है। वर्षा कहाँ करती है? सिर्फ गुरु शिखर के माउंट आबू पर वर्षा करती है, गुरु शिखर से टकराकर, लेकिन अरावली पर्वत पर वर्षा नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देख समझेंगे, यहाँ पर जैसे कि अरावली पर्वत है तो ये जो शाखा जा रही है वो अरावली पर्वत के समानांतर ही निकल जाती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस कारण से उनको एक जगह ही नहीं मिल पाता जहां पर वो उस अरावली पर्वत से टकराए। अरावली पर्वत जिस दिशा में फैली हुई है उसी दिशा में यह जो अरब सागर की शाखा है वह भी क्या करने लगती है? बहने लगती है। इसलिए उन दोनों का कभी टकराव ही नहीं हो पाता। अगर अरावली पर्वत से वो जो शाखा है टकरा जाती तब वर्षा हो सकती थी, लेकिन वो कहीं पर टकराती नहीं, और ऐसा करते हुए वो हिमालय के साइड से आगे निकल जाती है, लेकिन अरावली से नहीं टकराती। इसी वजह से राजस्थान के बाकी क्षेत्र पर वर्षा ही नहीं होता, इसलिए राजस्थान को एक सूखा प्रदेश माना जाता है। अगर अरब सागर की शाखा अरावली पर्वत से टकरा जाती तो पूरे राजस्थान में बारिश होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अरब सागर शाखा से राजस्थान के सिर्फ गुरु शिखर पर वर्षा होता है, मतलब माउंट आबू वाले क्षेत्र पे वर्षा होता है। अरावली पर्वत से क्योंकि वो नहीं टकरा रहा ना, वो टकरा कहाँ से रहा है? अरावली पर्वत का जो ऊंची चोटी है गुरु शिखर उससे टकरा रहा है, और वहीं पर का जो क्षेत्र है माउंट आबू वहां पर बारिश कर देता है, लेकिन अरावली पर्वत पर वर्षा नहीं करता है। यहाँ तक का क्लियर है? तो ये सब हमने कल देख लिया था। अरब सागर शाखा जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने ये चीजें क्लियर कर ली थी। आज अपने को क्या देखना है? आज अपने को देखना है बंगाल की खाड़ी शाखा। जैसा कि आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर होती है सबको पता है, सबसे पहले ये चीज। दूसरा, अरब सागर किधर होता है? हिंद महासागर किधर होता है? ये तीनों चीज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब समझेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा दोनों ही किसकी शाखा है? दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस ऋतु में चलती है?
तो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। मतलब इस मानसून से कौन से मौसम में वर्षा होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का ही शाखा है अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागर शाखा से कहाँ कहाँ वर्षा होता है ये हम लोग देख चुके हैं। आज अपने को देखना है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा कैसे भारत में प्रवेश करती है और उसकी वजह से कहाँ कहाँ पर बारिश होता है। क्लियर है? तो समझते हैं। अरब सागर शाखा की वजह से 1 जून को ही केरल के मालाबार तट पर खूब वर्षा होती है। मैंने बताया था 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक मालाबार तट पर बहुत वर्षा होती है। ये हमारा मालाबार तट है जो कि केरल में स्थित है, यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन इससे ही कुछ दूर पर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु पे कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है। यहाँ बिल्कुल भी वर्षा नहीं होता, यहाँ की स्थिति सूखी रहती है। ठीक है, इसका कारण आपको समझ आया, क्योंकि अरब सागर शाखा सीधे केरल में प्रवेश कर रहा है और पूर्वी घाट से टकराकर यहाँ पर वर्षा कर देता है। इस कारण 1 जून से लेकर के सितंबर तक यहाँ लगातार मूसलाधार बारिश होती है। वहीं इससे कुछ ही दूरी पर तमिलनाडु आपको दिख ही रहा है, जिसमें कि कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है। ये बिल्कुल सूखा रहता है। इसका कारण क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी है नियम से तो उसको सीधे यहाँ प्रवेश करना चाहिए पहले, और यहाँ प्रवेश करके तमिलनाडु के कोरोमंडल पर वर्षा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो सीधे उत्तर की ओर निकल जाती है, वो अंदर भारत के प्रवेश नहीं करती, वो सीधे उत्तर की ओर निकल जाती है, जिसके कारण से वो पूर्वी घाट से टकरा ही नहीं पाता है। तो जब वो पूर्वी घाट से टकराएगा ही नहीं तो बारिश कहाँ से होगा? तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से पूर्वी घाट में कहीं भी बारिश नहीं होती। तब फिर बंगाल की खाड़ी भारत में एंटर कैसे करता है? तो समझेंगे। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो पूर्वी घाट के समानांतर ही सीधे ऊपर निकल जाती है। मतलब यहाँ से वो सीधे उत्तर दिशा की ओर निकल जाएगा। जब उत्तर दिशा की ओर निकलेगा तो कहाँ पहुंचेगा? वो सीधा पूर्वोत्तर राज्य में पहुंचेगा। और पूर्वोत्तर राज्य में भी कहाँ पहुंचेगा? तो पूर्वोत्तर राज्य में भी जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये हमारा मेघालय वाला क्षेत्र है। ठीक है, मेघालय क्षेत्र कौन सा मेघालय वाला क्षेत्र है? मैं आपको जूम करके इसको दिखाती हूँ, समझेंगे। देखिए, ये बंगाल की खाड़ी की हमारी शाखा है, ये सीधे एंटर करती है इस एरिया में। ये वाला जो एरिया है वो हमारा मेघालय का क्षेत्र है, जो तीनों ओर से गारो, खासी, जयंती की पहाड़ी से क्या होती है? घिरी हुई होती है। ठीक, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यह जो मेघालय पर्वत श्रेणी है, इसका जो शिलांग वाला क्षेत्र होता है, सीधा ये बंगाल की खाड़ी शिलांग वाले क्षेत्र पर एंटर करती है और शिलांग के पठार से टकरा करके जो गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी है वहां पर वर्षा करती है। और आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी मासिनराम में होता है, ये पता है, लेकिन ये स्थित कहाँ है? तो यह जो है खासी की पहाड़ी में स्थित है। क्लियर? मेघालय में, मेघालय जो है 3 प्रकार की पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। ये मेघालय है पूरा, ये 3 ओर से पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है, गारो, खासी और जयंती। तो जो खासी की पहाड़ी है वही हमारा मासिनराम और चेरापूंजी स्थित है। क्लियर? तो यही जो बंगाल की खाड़ी है वो सीधे शिलांग के पठार से टकराती है और वहां बहुत जोरों शोरों से वर्षा करती है, क्योंकि यहाँ पर जो शिलांग का पठार है वहां पर, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी है वो नीचे सागर से क्या किया हुआ है? नमी ग्रहण किया हुआ है। तो नमी लेकर जब ये ऊपर जाती है और यहाँ शिलांग के पठार से टकराती है तो वो जो नमी उसने पकड़ रखा है उसको सीधे खासी के पहाड़ी पर छोड़ देती है। यही वजह है कि खासी पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। खासी पर स्थित जो मासिनराम और चेरापूंजी है वहां सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होता है। कितना? 1080 सेंटीमीटर बारिश होती है। कहां पर? खासी में स्थित मासिनराम और चेरापूंजी में। जो मैंने आपको बताया था, क्या बताई थी मैं? कि केरल के मालाबार तट पर खूब वर्षा होती है जून से लेकर के सितंबर तक, वह भी इसके मुकाबले कुछ नहीं होता है। ठीक है, चेरापूंजी और मासिनराम में 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं जो केरल में स्थित मालाबार तट है वहां जो वर्षा की मात्रा है वो कितनी है? वो सिर्फ 250 सेंटीमीटर है। देख पा रहे हैं आप अच्छे से इसको? केरल के मालाबार तट पर जून से लेकर के सितंबर तक वर्षा होता है, तो वर्षा का जो मात्रा है वो कितना होता है? सिर्फ 250 सेंटीमीटर होता है। लेकिन वहीं जो मासिनराम है ना, जो कि शिलांग पठार पर स्थित है, वहां जो वर्षा होता है वो 1080 सेंटीमीटर होता है। तो दोनों का अंतर आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ 1080 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, लेकिन केरल के मालाबार तट पर कितना हो रहा है? 250 सेंटीमीटर। तो अंतर आपको दिख रहा होगा। इसी कारण से सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र किसे कहा जाता है?
मासिनराम, चेरापूंजी मासिनराम, जो कि कहाँ स्थित है? मेघालय के शिलांग पठार के खासी पहाड़ी पर। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब समझेंगे। बंगाल की खाड़ी की शाखा जैसे ही कहाँ पहुंचती है? हमारे मेघालय के शिलांग पठार से टकराती है, तो वहां टकराकर वो खासी की पहाड़ी पर वर्षा कर देती है। खासी में ही हमारा मासिनराम चेरापूंजी स्थित है, जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ वर्षा करने के बाद यह जो शाखा है वो कहाँ पहुंच जाती है? तो सीधे सुरमा घाटी में पहुंच जाती है। समझेंगे, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है वो मेघालय का क्षेत्र है। मेघालय के क्षेत्र से लगा हुआ जी जो क्षेत्र है, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा मेघालय का क्षेत्र है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हमारा असम का क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? तो असम के क्षेत्र का ये जो नीचे वाला क्षेत्र है उसको सुरमा घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरमा घाटी है। वो मेघालय के दक्षिण में स्थित, लेकिन किसका क्षेत्र है? वो असम का क्षेत्र है, असम के अंतर्गत आता है। तो असम के अंतर्गत जो हमारा ये सुरमा घाटी है, यहाँ ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो सुरमा घाटी चली जाती है। पहले तो शिलांग पठार पर वर्षा करता है, मेघालय के शिलांग पठार पर वर्षा करने के बाद ये सीधे कहाँ चला जाता है? सुरमा घाटी चला जाता है, जो कि असम का हिस्सा है। यहाँ जाकर के फिर वो बहुत अधिक मात्रा में वर्षा करता है। यहाँ के बाद जब ये इस घाटी से निकलता है, सुरमा घाटी से निकलता है, तब ये पहुंच जाता है ब्रह्मपुत्र घाटी पर। ये वाला जो एरिया दिख रहा है यह भी असम का ही हिस्सा है। क्लियर है? तो असम का आप ऐसे याद रखिए, जो मेघालय क्षेत्र है, मेघालय के दक्षिण में जो एरिया बचा हुआ है वो असम का ही क्षेत्र है। तो असम के दक्षिण का जो घाटी है उसको सुरमा घाटी कहा जाता है, और असम के ऊपर में जो घाटी है उसको ब्रह्मपुत्र घाटी कहा जाता है। ठीक, तो पहले वो कहां जाएगा? सुरमा घाटी में जाएगा। सुरमा घाटी के बाद वो कहां चला जाएगा? ब्रह्मपुत्र घाटी में चला जाएगा। अब आप समझेंगे, ब्रह्मपुत्र घाटी में जैसे ही ये शाखा प्रवेश करती है तो जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वो तीनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। कैसे तीनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है? तो देखो ये यहाँ जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, यहाँ पर हमारा हिमालय स्थित है पूरी तरह से, यहाँ पर भी हमारा हिमालय स्थित है क्योंकि इसका विस्तार यहाँ तक है। ठीक, और नीचे में क्या है? इसके नीचे में आपको स्पष्ट दिख रहा है शिलांग का पठार है। ठीक, तो इस प्रकार से जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वो तीनों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसी कारण से जैसे ही जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो ब्रह्मपुत्र घाट में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है वहां प्रवेश करती है, तो तीनों ओर से पर्वतों से कवर होने के कारण यह जो हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती, उन पर्वतों को क्रॉस करके बाहर निकल नहीं पाती, तो ये जो है अंदर रह जाती है। ठीक, अब समझना, यहाँ पर से बंगाल की खाड़ी की शाखा जा रही है और यहाँ पर तीनों ओर से पर्वत घिरा हुआ, तब क्या होगा? जाकर पर्वत से टकराएगी। पर्वत से टकराने के बाद क्या होगा? क्या वो इधर उधर फैल जाएगी? नहीं, जैसे ही वो पर्वत से टकराएगी तो पर्वत के समांतर ही बहने लगेगी। यहाँ पे पर्वत है, यहाँ से शाखा आ रही है, तो इधर उधर फैलेगी नहीं, ये पर्वत के समांतर ही ऊपर होने लगेगी। जैसे ही पर्वत के समांतर ये ऊपर उठेगी, क्या होगा? जैसे ही पर्वत के समांतर मानसून ऊपर उठने लगती है उसके ताप में कमी आने लगता है और आर्द्रता बढ़ने लगती है। मैंने आपको बताया था, जैसे ही हवा ऊपर उठती है तो क्या होता है? उसके ताप का ह्रास होता है, जिसको क्या कहा जाता है? एडियाबेटिक ह्रास कहा जाता है। एडियाबेटिक ताप ह्रास कहा जाता है, क्योंकि उसके ताप में कमी आ रही है जैसे जैसे वो ऊपर उठ रहा है। तो जैसे ही वो ऊपर उठता है उसके ताप में कमी आती है और आर्द्रता बढ़ते जाती है, तो उसने जो नमी ग्रहण किया हुआ था उसको उस पर्वतों के ढाल पर छोड़ देता है। तो यही सेम केस यहाँ होता है ब्रह्मपुत्र घाटी में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो घाटी है वो तीनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। तो जैसे ही बंगाल की खाड़ी की शाखा उन पर्वतों से टकराती है तो पर्वत के ही समानांतर ऊपर उठने लगती है, फिर बारिश कर देती है। तो ब्रह्मपुत्र घाटी पर इसी वजह से बहुत अधिक मात्रा में बारिश होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र घाटी पर यहाँ से वर्षा होता है। एक शाखा का हो गया। अब समझेंगे, बंगाल की खाड़ी की एक शाखा पूर्वोत्तर राज्य में गई, मेघालय में बारिश किया शिलांग पठार पर, उसके बाद फिर सीधा असम के सुरमा घाटी पर बारिश कर दिया। असम के सुरमा घाटी में वर्षा करने के बाद पहुंच गए ब्रह्मपुत्र की घाटी, जहां पहाड़ों के समांतर ऊपर उठ करके वहां खूब बारिश करती है, अधिक मात्रा में बारिश करती है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वह कौन सी घाटी है जो तीनों ओर से पर्वत पठारों से घिरी हुई है, तो आपको याद रखना है वह घाटी ब्रह्मपुत्र की घाटी। आप देख पा रहे हैं ऊपर में हमारा हिमालय पर्वत है, पूर्व में भी ब्रह्मपुत्र घाटी के हिमालय ही पर्वत का विस्तार है और नीचे में शिलांग का पठार है। ठीक, तो आपको ये चीज याद रखना है। तो कौन सी घाटी है? वो ब्रह्मपुत्र घाटी है। तो इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी की एक शाखा पूर्वोत्तर राज्य में जाकर वर्षा कर रही है, वहीं बंगाल की खाड़ी की जो दूसरी शाखा है वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर, हुगली नदी
नदी कौन सी नदी है? जो कि मुहाना बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। याद रखना ये भी चीज आपको, कोई भी क्वेश्चन में आ जाएगा कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, ऑप्शन में रहेगा हुगली नदी, तो आपको याद रहेगा तभी तो आप सही करके आएंगे। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी बहती है ना, हुगली नदी एस्चुरी का निर्माण करती है मुहाने पे। तो जैसे ही जो बंगाल की खाड़ी की एक शाखा है वो हुगली नदी के मुहाने से भारत में एंटर करी, एक तो पूर्वोत्तर राज्य चला गया और एक शाखा बंगाल की खाड़ी से कुछ इस प्रकार से हुगली नदी के मुहाने से भारत में प्रवेश कर रही है। तो जैसे ही वो भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ सबसे पहले कलकत्ता में एंटर करती है, कलकत्ता के बाद वो सीधे आगे बढ़ेगी और पटना में जाएगी, पटना के बाद फिर वो कहाँ पहुँच जाएगी? कलकत्ता के बाद सबसे पहले कलकत्ता के बाद पटना जाएगी, पटना के बाद फिर इलाहाबाद पहुंच जाती है, इलाहाबाद के बाद फिर वो कानपुर पहुंच जाती है और कानपुर से सीधे पहुंच जाती है दिल्ली। यहाँ तक बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होता है। लेकिन दिल्ली से आगे फिर क्या होता है? तो यह जो शाखा है वो दिल्ली से आगे भी बढ़ती है, लेकिन जैसे दिल्ली के आगे राजस्थान बढ़ेगी तो दिल्ली के आगे भी बढ़ती है, लेकिन इसने जो नमी ग्रहण किया हुआ था बंगाल की खाड़ी से वो दिल्ली के पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है। दिल्ली में बारिश करती है, दिल्ली में जितना शेष रहता है उसके पास नमी बचा हुआ होता है उससे वो बारिश कर देता है, लेकिन उसके बाद उसकी नमी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो जैसे ही ये दिल्ली से आगे बढ़ता है यह हवा पूरी तरह से शुष्क हो चुकी होती है क्योंकि इसके पास नमी ही नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये समझना है कि जैसे ही ये शाखा कलकत्ता में प्रवेश करेगी तो इसके पास तो अभी तुरंत इसने भारत में प्रवेश किया है ना, तो अभी इसके पास नमी का भंडार है क्योंकि तुरंत इसने बंगाल की खाड़ी से क्या किया है? नमी ग्रहण किया है। तो जैसे ही वो कलकत्ता में प्रवेश करता है खूब बारिश करता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास अभी नमी पर्याप्त मात्रा में है। फिर कलकत्ता से जब वो आगे बढ़ता है पटना जाता है तो उसके वर्षा में कमी हो जाता है। उसके बाद फिर उससे आगे जब आगे बढ़ता है इलाहाबाद पहुंचता है तो उसमें थोड़ा सा और कमी हो जाता है। फिर ऐसे ही करते करते जब वो दिल्ली तक पहुंचता है तो उसके वर्षा में बहुत अधिक मात्रा में कमी हो जाती है। ठीक, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे ये बढ़ रहा है इसमें वर्षा का जो विस्तार है वो कमी होती जा रही है। कारण आपको समझ आ गया, क्योंकि जब इसने बहुत अधिक मात्रा में नमी ग्रहण किया हुआ है तो बहुत अधिक मात्रा में नमी को छोड़ेगा, जैसे ही आगे बढ़ते जाएगा इसकी नमी की मात्रा भी कमी होती जाएगी, इसी कारण से वर्षा भी कम होती है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो सबसे पहला बंगाल की खाड़ी की एक शाखा जो है कलकत्ता से एंटर करेगी, कलकत्ता में बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, मतलब कलकत्ता में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है इसकी वजह से। उसके बाद फिर जब वो पटना जाएगा तो थोड़ा सा कम बारिश होगा उससे, फिर इलाहाबाद में उससे थोड़ा सा कम बारिश होगा, कानपुर में उससे भी थोड़ा सा बारिश होगा, फिर दिल्ली जब वो पहुंचता है तो दिल्ली में सबसे कम मात्रा में बारिश होती है 56 सेंटीमीटर तक। क्लियर? जैसे ही दिल्ली से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो दिल्ली से आगे भी बढ़ती है, जो हवा है वो दिल्ली से आगे भी बढ़ती है लेकिन वर्षा नहीं कर पाता। जैसे ही ये दिल्ली से राजस्थान में प्रवेश करता है, दिल्ली से अब ये राजस्थान की ओर चला आएगा, दिल्ली से जैसे वो राजस्थान में प्रवेश करता है वो हवा तो चलती है लेकिन उसमें बारिश नहीं होता। क्यों? आपको समझ आ गया, क्योंकि यह जो शाखा है जितना भी इसने नमी ग्रहण किया था वो तो पूरा दिल्ली तक में खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, उसके पास बिल्कुल नमी नहीं बचता है। इस कारण से राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा नहीं होती है। दूसरा कारण ये है कि जो हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है यहाँ क्या है? ITCZ वाला क्षेत्र है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, यहाँ तापमान की बहुत अधिकता होती है। इस कारण से जैसे ही बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो राजस्थान में एंटर करती है, ITCZ में एंटर करती है, तो ये हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ITCZ कहाँ स्थापित होता है? जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ये हवा जब वहाँ प्रवेश करता है तो ये भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसी कारण से ये हवा जो है, जो रही सही नमी इसमें बची भी रहती है वो भी पूरी तरह से शुष्क हो जाती है। इसलिए बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होता है और न ही अरब सागर शाखा से यहाँ वर्षा होता है। अरब सागर शाखा से यहाँ वर्षा क्यों नहीं होता? आपको मैं बता चुकी हूँ, अरब सागर शाखा से इसलिए वर्षा नहीं होता क्योंकि अरब सागर शाखा जैसे ही राजस्थान में पहुंचती है तो राजस्थान के अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर से टकराकर माउंट आबू में तो वर्षा करती है लेकिन अरावली से नहीं टकराती है। अरावली के समानांतर ये क्या होती है? हिमालय की तरफ निकल जाती है, तो अरावली से टकराव ही नहीं हो पाता जिसके कारण वर्षा ही नहीं होती। तो इसलिए याद रखना है राजस्थान वह क्षेत्र है जहाँ अरब सागर शाखा से भी वर्षा नहीं होती है और बंगाल की खाड़ी शाखा से भी वर्षा नहीं होती है। इसी कारण से जो राजस्थान वाला क्षेत्र है उसको सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यहाँ वर्षा ही नहीं होती है।
ठीक, यहाँ बहुत अधिक पानी की समस्या होती है, सिंचाई वगैरह की बहुत अधिक यहाँ समस्या होती है। इसी कारण से हरी के बैराज से नहर निकाला गया है, स्पेशली राजस्थान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। इंदिरा गांधी नहर जो कि ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। ये जो हरी का बैराज बनाया गया है, यहाँ से एक नहर निकाला गया है जिससे कि राजस्थान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, क्योंकि ये सूखा प्रदेश है ना पूरी तरह से, यहाँ वर्षा ही नहीं होती, बिल्कुल वर्षा होती ही नहीं है, न ही बंगाल की खाड़ी से हो रहा है और नहीं अरब सागर शाखा से हो रहा है। इसी कारण से इसको सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। अगर अरब सागर शाखा अरावली से टकरा जाती तब वहां बेशक वर्षा होता, लेकिन क्या कर रही है हवा, तो उसके समानांतर निकल जा रही है, उसे टकरा ही नहीं पा रहा है, इस कारण से क्षेत्र में वर्षा नहीं होता। और बंगाल की खाड़ी जब तक राजस्थान पहुंचती है तब तक उसका पूरी तरह से नमी खत्म हो चुका होता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा से बारिश नहीं होती है। तो एक शाखा कहाँ चला गया, एक शाखा चला गया पूर्वोत्तर राज्य में, मेघालय साइड पर जहाँ खूब वर्षा होती है उससे। और बंगाल की खाड़ी की एक शाखा कहाँ चली गई, ये पहुंच गई राजस्थान तक। मतलब पहले कलकत्ता में खूब बारिश हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे दिल्ली पहुंचता है, वर्षा के विस्तार में कमी होती है। जैसे ही राजस्थान पहुंचता है यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। क्लियर है? अब समझेंगे। मैंने आपको बताया था फेरल का नियम। फेरल के नियम में मैंने क्या बताया था कि दोनों गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए, तो दक्षिण गोलार्ध से जो हवा पर चलती है वो अपने बाएं दिशा में मुड़ जाती है। कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्लियर किया हुआ था, समझेंगे। देखिए ये हमारा ग्लोब था, ग्लोब में ये हमारा भूमध्य रेखा है। ठीक, भूमध्य रेखा के ऊपर को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो जहां पर भी ITCZ का क्षेत्र बनता है वहां पर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से पौने उस जगह को भरने के लिए चल पड़ती हैं। तो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध से जो हवा चलती है तो उत्तरी गोलार्ध की जो पौने वो हमेशा अपने दाएं दिशा की ओर चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध से जो पौने चलती हैं वो हमेशा अपने बाएं दिशा की ओर चलती है। ये फेरल का नियम कहता है। तो इसी नियम के अनुसार बंगाल की खाड़ी की शाखा जैसे ही उत्तर भारत में प्रवेश करती है, तो उत्तर भारत में प्रवेश करी तो अपने किस दिशा में जाएगी, ये अपने दाएं दिशा की ओर। तो उत्तर भारत में प्रवेश करते ही ये क्या करती है, शिवालिक पर्वत श्रेणी की ओर मुड़ जाती है। शिवालिक पर्वत श्रेणी की ओर मुड़ जाती है मतलब समझेंगे। देखिए ये जो बंगाल की खाड़ी की एक शाखा प्रवेश कर रही है वो सीधा शिवालिक की ओर मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि फेरल का नियम है, उत्तरी गोलार्ध की जो पौने हैं वो हमेशा अपने दाएं दिशा की ओर मुड़ती हैं। इसी कारण से यहाँ प्रवेश करते ही बंगाल की खाड़ी की शाखा अपने दाएं ओर मुड़ गई। दाएं ओर मुड़ती है तो उसको क्या मिलता है, शिवालिक पर्वत श्रेणी मिलता है। तो जैसे ही बंगाल खाड़ी की शाखा शिवालिक पर्वत से टकराती है, अब देखो मैंने आपको बताया वर्षा का विस्तार पर्वतों पर आधारित होता है। जिस क्षेत्र में जितना ऊंचा और जितना ज्यादा पर्वत होगा उस क्षेत्र में उतना ही अधिक बारिश होती है। शर्त क्या है कि सिर्फ उसको नमी ग्रहण करने के लिए पानी माध्यम के रूप में मिलती रहे। ठीक है, तो यही कारण है पर्वत और प्रदेशीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में वर्षा होती है। पूर्वोत्तर राज्य में भी इसी कारण से वर्षा हुआ। क्यों? क्योंकि मेघालय पर्वत तीन ओर से पहाड़ से ढका हुआ है, इस कारण से वहां सबसे अधिक मात्रा में बारिश होती है। तो जैसे ही बंगाल की खाड़ी की शाखा शिवालिक पर्वत श्रेणी से टकराती है तो शिवालिक की ढाल पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश कर देती है। शिवालिक पर्वत श्रेणी पर जैसे ही ये टकराएगा, ये हमारा शिवालिक पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी से टकराकर यह जो है शिवालिक की ढाल पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा कर देता है। इसी कारण से बंगाल की खाड़ी शाखा से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, उत्तर भारत के मैदान की बात हो रही है ना। सबसे अधिक वर्षा तो चेरापूंजी मासिनराम में ही होता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करने के बाद बंगाल की खाड़ी सबसे ज्यादा वर्षा शिवालिक पर्वत की ढाल पर ही करती है। क्लियर है? क्योंकि वहां पर्वत से ये टकरा जाता है और जितना भी इसने नमी धारण किया हुआ है उसको शिवालिक की ढाल पर छोड़ देता है। दूसरा हमने क्या देखा, एक शाखा बंगाल की खाड़ी की जो एक शाखा है वो कलकत्ता से एंटर कर रही है और दिल्ली तक पहुंच रही है। दिल्ली तक बारिश करते करते उसकी नमी खत्म हो जाती है। फिर जैसे ही वो राजस्थान में प्रवेश करता है वो वहां वर्षा ही नहीं कर पाता, क्योंकि वहां ऑलरेडी ITCZ का क्षेत्र है। वहां जाकर वो हवा गर्म हो जाती है, नमी भी खत्म हो गई है उसकी, इस कारण से उस क्षेत्र में उससे वर्षा नहीं हो पाता है। तो ये था हमारा बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा, जो कि दोनों दक्षिण पश्चिम मानसून की ही शाखा है। अब नोट करेंगे कि कौन सी शाखा से कहां कहां बारिश होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे अरब सागर शाखा से, लास्ट में आपको लिखना है अरब सागर शाखा से कहां कहां बारिश होती है। तो लिखेंगे अरब सागर शाखा से सबसे पहले तो
केरल के मालाबार तट पर बारिश होती है। उसके बाद फिर कहाँ बारिश होती है? उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ता है पश्चिमी तट पर पूरा अरब सागर शाखा की वजह से बारिश होती है। पश्चिमी तट पर बारिश करने के बाद वो कहाँ चला जाता है? पश्चिमी तट पर बारिश करने के बाद सीधे वो गुजरात के गिर और मांडव की पहाड़ी मतलब सौराष्ट्र के क्षेत्र पर बारिश करता है। सौराष्ट्र के क्षेत्र में बारिश करने के बाद जैसे ही वो राजस्थान में एंटर करता है तो राजस्थान के अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको गुरु शिखर की चोटी कहा जाता है वहां टकराता है और राजस्थान में वर्षा कर देता है। लेकिन अरावली पर्वत से नहीं टकरा पाता, अरावली के समानांतर ही वो आगे निकल जाता है, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। बस यहीं तक अरब सागर शाखा है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी शाखा के बारे में लिखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? पूर्वोत्तर राज्य में। पूर्वोत्तर राज्य में कहाँ? मेघालय के शिलांग पठार पर वर्षा करती है। शिलांग पठार से टकराती है और मेघालय पर्वत श्रेणी पर वर्षा करती है। खांसी की जो मासीराम और चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र इसीलिए माना जाता है। तो मेघालय के शिलांग पठार पर वर्षा करने के बाद वो सीधे असम राज्य पहुंच जाती है। असम राज्य में भी कहाँ? मेघालय का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है जिसको सुरमा घाटी कहा जाता है वहां बहुत अधिक मात्रा में वर्षा करता है। सुरमा घाटी से निकलकर वो ऊपर पहुंच जाता है असम का ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो जो ब्रह्मपुत्र घाटी है क्योंकि वो तीनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, ऊपर में भी उसके हिमालय है, पूर्व में भी हिमालय है और दक्षिण में शिलांग का पठार है। तो इन तीनों एरिया पर पर्वत पठार का हिस्सा होने के कारण ये जो हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती और खूब बारिश करती है ब्रह्मपुत्र घाटी पर। तो ये इसका एक शाखा हो गया। क्लियर? दूसरा शाखा कौन सा है? बंगाल की खाड़ी की एक शाखा कलकत्ता से एंटर कर रही है, हुगली नदी के मुहाने से, एस्सुरी से एंटर कर रही है। एस्सुरी से अंदर जाने के बाद सबसे पहले ये कलकत्ता पहुंचती है जहां वो बहुत अधिक मात्रा में बारिश करती है। तो कलकत्ता में ज्यादा बारिश क्यों होता है? क्योंकि तुरंत उसने नमी ग्रहण किया है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में नमी है, तो उसकी जितना इच्छा होता है वो नमी वहां पे छोड़ देता है। कलकत्ता से आगे बढ़ते बढ़ते जाता है, पटना पड़ता है, इलाहाबाद पड़ता है, फिर कानपुर, उसके बाद फिर पहुंच जाता है वो कहाँ? दिल्ली। तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसकी जो नमी है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है, एकदम कम मात्रा में बचा होता है। तो जितना भी उसका नमी बचा होता है वो सबको वो दिल्ली में छोड़ देता है। दिल्ली के बाद फिर क्या होता है? क्या वो हवा आगे नहीं बढ़ती? नहीं, वो हवा आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली से आगे बढ़ती है क्योंकि उसके पास नमी तो है नहीं, राजस्थान में एंटर करती है तो नमी नहीं है तो वो बारिश कहाँ से करेगी? और दूसरा कारण ये कि वहां ITCZ का क्षेत्र है जिसके कारण वो हवा बहुत अधिक गर्म हो जाता है, शुष्क हो जाता है, इस वजह से राजस्थान में भी बारिश नहीं करता है। बंगाल की खाड़ी की एक शाखा सेम कलकत्ता से ही एंटर करेगी और जो फेरल का नियम है उसके अनुसार कलकत्ता से एंटर तो करेगी लेकिन अपने दाएं दिशा में मुड़ जाएगी और दाएं दिशा में मुड़ने के बाद क्या करेगी? दाएं दिशा में मुड़कर शिवालिक पर्वत श्रेणी से टकराकर शिवालिक की ढाल पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा करती है, मूसलाधार बारिश होता है। तो ये था बंगाल की खाड़ी की शाखा। किस प्रकार से बारिश होता है ये आपको समझ आ गया। एक चीज जो यहाँ पर बच जाता है वो ये हमारा कि अरब सागर शाखा से तो पश्चिमी घाट पर बारिश हो गया लेकिन पूर्वी घाट पर तो अभी तक बारिश नहीं हुआ है। तो पूर्वी घाट पर कैसे बारिश होता है? तो पूर्वी घाट पर जो बारिश होता है वो एक उष्ण चक्रवात के कारण होता है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात का जन्म होता है जिसको उष्ण चक्रवात कहते हैं। तो यह चक्रवात का जन्म कैसे होता है, यह भारत में कैसे प्रवेश करेगा, इसके वजह से पूर्वी घाट में कहां कहां पर वर्षा होती है, ये सारा कुछ हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में कमेंट करिए, रिप्लाई आपको जरूर से मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। थैंक यू।